हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि NCERT कितनी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स की और कितने सारे क्वेश्चन NCERT से एज इट इज़ हर साल पूछे जा रहे हैं। मतलब इतना मान के चलिए आप कि आपका जो 90% पेपर हो रहा है 2019 से ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 90% जो आपका पेपर है वो पूरा का पूरा NCERT से ही आ रहा है, ठीक है। और 10% जो बचा कुछ रह रहा है वो सारा PYQ से आ रहा है, ठीक है। तो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे मतलब हर साल पेपर जो सेट करने बैठ रहा है वो NCERT के हर एक लाइन को इम्पोर्टेंस दे रहा है और कैसे बीच बीच की लाइन उठा के आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, अगर आपकी पूरी सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है या ऑनगोइंग है या 75% हो चुकी है तो पर चैप्टर कम से कम एक बार रीडिंग NCERT की ज़रूर लगाइए। क्योंकि जितने भी आप लोग फंसते हैं ना एजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन में, स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन में, वो सारे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? यही NCERT के लाइन बाई लाइन से आते हैं और पिछले कई सालों से आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना, ठीक है। चलो देखते हैं। तो नीट 2024 का फिजिक्स 93% पेपर कहाँ से? NCERT से। 93% पेपर, समझ रहे हो? एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है 93%। मतलब 100 अगर क्वेश्चन कहीं आ रहे हैं तो उसमें से 93 क्वेश्चन तुम्हारे NCERT से है। ये होता है 93%, ठीक। आगे बढ़ो। पेपर बहुत ही ईजी था, 2024 का, ठीक है। NCERT से 42 क्वेश्चन आए। 42 क्वेश्चन अगर मैं बोल रहा हूँ आए हैं, मतलब आए हैं, अभी दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ से आए हैं। PYQ से बस 6 क्वेश्चन आए हैं और 2 क्वेश्चन जो है NCERT और PYQ को मिक्सअप करके आए हुए हैं, समझे। तो NCERT से 42 क्वेश्चन आना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तुम सोचो, तुम क्या पढ़ रहे हो? भारी भरकम नोट्स। तुम क्या पढ़ रहे हो? एक्स्ट्रा कंसेप्ट। तुम क्या पढ़ रहे हो? एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तुम क्या पढ़ रहे हो? एडवांस के क्वेश्चन। कहाँ से रहा? NCERT से। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब खाना तुम्हारे सामने रखा हुआ है तो तुम पहाड़ पे चढ़ के, पहाड़ तोड़ के, पहाड़ खोद के तब उस पार जाके खाना क्यों खा रहे हो? जब तुम्हारे सामने रखा है तो सीधे उठाओ, खाओ और नंबर लाओ, सिलेक्शन लो, बात ही खत्म। तो सिंपल ट्रैक को फॉलो करो, सीधे ट्रैक को फॉलो करो। ऐसे 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 जाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बताता हूँ, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, प्रूफ देता हूँ, ठीक है। तो इजी कितने थे? पूरा पेपर इजी था। NCERT से 42 थे, PYQ से 6 क्वेश्चन, NCERT और PYQ से 2 क्वेश्चन, ठीक है। देखो, फिजिक्स पूरा फॉर्मूला बेस्ड था, इजी पेपर था, वही यहाँ पर भी लिखा हूँ। NCERT से 42, PYQ 6, NCERT PYQ 2 क्वेश्चन। देखो, उसके पहले अगर और तुमको और ज़्यादा प्रूफ देखना है, कहोगे भैया मान लीजिए फिजिक्स में आ गया, केमिस्ट्री का बताइए। तो केमिस्ट्री में बाबू 50 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से 48 क्वेश्चन एज इट इज़ NCERT से थे, ठीक है। एज इट इज़ NCERT से थे। और जो 2 क्वेश्चन थे वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं थे, जो सिलेबस में ऐड हुआ था ना, साल्ट एनालिसिस। तो जो 2 क्वेश्चन थे वो साल्ट एनालिसिस से थे, ठीक है। मतलब 50 का 50 क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस से था, 48 NCERT से, 2 तुम्हारे किससे बताओ? साल्ट एनालिसिस से। तो ये वाली वीडियो जाकर देख लेना, ऑल NCERT क्वेश्चन दैट कम इन नीट 2024। 33,000 बच्चों देख चुके हैं पहले ही, ठीक। और ऑल NCERT क्वेश्चन दैट कम इन नीट 2024, बायोलॉजी में 100 के जो 100 क्वेश्चन थे ना, उसमें से 99 क्वेश्चन जो था NCERT से था और जो 1 क्वेश्चन था वो भी NCERT से ही था, अलग अलग चैप्टर से था और थोड़ा सा इनडायरेक्ट था। ऐसा नहीं कि NCERT में नहीं लिखा था, NCERT में वो भी लिखा था। अब कोई आके बोल दे कि 10 से 12 क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT थे तो वो तुमको मूर्ख बना रहा है और कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है। 99 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 डायरेक्ट NCERT से थे और 1 क्वेश्चन जो था इनडायरेक्ट था। ये वीडियो भी तुम जाके देख सकते हो, ठीक। आगे बढ़ो। पहला क्वेश्चन देखो, पूछा गया था वर्नियर कैलिपर में n+1 डिवीजन वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है n डिवीजन के साथ। अगर 1 MSD रिप्रेजेंट 0.1 mm देन वर्नियर कांस्टेंट सेंटीमीटर में क्या होगा? तो ये देखो PYQ में तुम्हारा पूछा गया पहला क्वेश्चन। PYQ मैंने क्या बोला? PYQ से 6 क्वेश्चन, NCERT से 42 क्वेश्चन और मिक्स टाइप के 2 क्वेश्चन। तो पहला PYQ क्वेश्चन हमको मिला। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ देखो कह रहा है n+1 डिवीजन, यहाँ क्या कह रहा है n-1 डिवीजन, समझ रहे हो? मतलब बस क्या किया, यहाँ पे n+1 कर दिया, यहाँ पे n-1 कर दिया है। तो द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन। द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, यहाँ पर भी देखो द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, यहाँ पर भी पूछा है, सॉरी द वर्नियर कांस्टेंट पूछा है, मतलब वही बात हुई, ठीक है। मतलब सेम क्वेश्चन यहाँ पे PYQ से उठा के पूछा है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है अगर मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग YDSC एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट देन इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा? तो यहाँ पे देखो ये NCERT की लाइन है। जब एग्जाम्पल नंबर 10.4 करोगे तो ये वाली क्वेश्चन नंबर F देखना, क्या कह रहा है? द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट। तो बताओ क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा? यहाँ पे देखो द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय
वाइट लाइट मतलब देखो, जिस बच्चे ने एनसीईआरटी करी थी, एग्जाम्पल नंबर 10.4, जिस बच्चे ने एनसीईआरटी करी थी उसको ये मिला कि नहीं मिला, ये सेम क्वेश्चन जिसने भी सॉल्व किया एनसीईआरटी। और ये मैं पूरा क्वेश्चन ही अवतार सीरीज में कराया था, अवतार सीरीज में ये क्वेश्चन है जी मैंने पूरा करा रखा था। ठीक है, कहोगे भैया एनसीईआरटी तो किसी ने पढ़ाई नहीं है, एनसीईआरटी तो पूरी इतनी डिटेल में किसी ने पढ़ाई नहीं है, तो घबराओ मत, एनसीईआरटी किसी ने पढ़ाई हो ना पढ़ाई हो मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, देखो सारी चीज़ें रेडी कर ली हूँ तो मैं दिखा देता हूँ, एक चैप्टर का डेमो में दिखा देता हूँ। जैसे लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, तो अब मैं एक सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ जिसमें पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट कराऊंगा। जैसे देखो लॉ ऑफ मोशन है, देखो यहाँ से देखो ये पूरा इंपॉर्टेंट लाइन है, जितना इंपॉर्टेंट लाइन है सारा हाईलाइट कर दिया हूँ। ठीक है, इसको समझाऊंगा पहले, इधर रीजन कैसे बनेंगे वो बताऊंगा, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ये देखो ये सारे जो लाइन इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से थियरी बन सकते है, जो एक्स्ट्रा चीज़ है जो मुझे लगता है ऐड करनी चाहिए वो मैं ऐड करते गया हूँ हर एक जगह पे, बस देखते जाओ देखते जाओ। ये देखो हर एक लाइन को मतलब आर इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, हर एक लाइन को मैंने क्या किया, हाईलाइट कर दिया है। इससे क्या होगा, तुम अगर पूरा चैप्टर तुम्हारा पूरा हो गया है तो 1 घंटे के अंदर ही होगा, एक वीडियो में मतलब 1 घंटे का होगा एक चैप्टर का, तो तुम देख के जल्दी से पूरी एनसीईआरटी भी कवर कर सकते हो। ये देखो ऑब्लिक स्ट्राइकिंग के बारे में जो चीज़ एनसीईआरटी में नहीं दी और इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत थ्योरी से रिलेटेड है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे डाल भी दिया है। ठीक है, आगे देखो ये देखो लिक्विड जेट प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पे लिखवा दिया, कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ मैंने जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा चीज़ की जरूरत थी वहाँ एक्स्ट्रा चीज़ मैंने डाल दिया है। ठीक है, आगे देखो आगे देखो, ऐसे देख रहे हो सारा लाइन बाय लाइन ऐसे मैंने हाईलाइट करवा दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो पूरा मतलब पूरी एनसीईआरटी ऐसे करके, जैसे एक्सेलेरेशन हो गया, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपन टोटल मास हो गया, पुल्ली वाल का सिस्टम, पुल्ली ब्लॉक का सिस्टम कैसे सॉल्व करते हैं, नो स्लीपिंग, कंटेंट ब्रेक, सारा चीज़ मतलब जो एक्स्ट्रा चीज़ें सब ऐड कर, लामिस थ्योरम ऐड करवा दिया। ठीक है, हैंगिंग चेन का जो प्रूफ होता है, क्या होता है, कितना पार्ट हैंग करेगा तो μ/μ+1 होता है। ठीक है, ये देखो पुलिंग इजियर देन पुशिंग क्यों होता है, ये सारा चीज़ मतलब जो एनसीईआरटी में है यहाँ पे क्या होता है, ये सारी चीज़ मैंने सॉल्व करो मतलब बताऊंगा मैं। ठीक है, और वीडियो जल्दी ही मतलब समझ लो 2 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगी, मतलब पूरे मार्च में ये कवर हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, ऐसे ही सारे चैप्टर का है। देखो यहाँ पे ये देखो यूनिट एंड मेजरमेंट का पूरा हो गया। ठीक है, देख रहे हो सारा मतलब हर एक चैप्टर को जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सब हाईलाइट करवा दी हूँ। ठीक है, अब बस इसको पढ़ा के इसकी पीडीएफ डालता रहूँगा, तो या तो पढ़ लेना अच्छे से, लाइव पढ़ोगे सामने से पढ़ोगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो अपने वीडियोस पे आ जाते हैं पहले, जो हमारी वीडियो चल रही थी। ठीक है ना, तो ये मत सोचना कि कोई कराया नहीं है, तो मैं कराऊंगा। ठीक है, जब मैं स्टार्ट कर दूंगा तो मुश्किल से 20 दिन लगेंगे पूरे चैप्टर कराने में, 20 या 25 दिन लगेंगे, तो लगातार एक दिन में एक चैप्टर आता रहेगा, करते रहना। ठीक है, तो एनसीईआरटी का एज इट इज लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ो। तीसरा क्वेश्चन देखो, लॉजिक सर्किट है, एक्सप्रेशन पूछ रहा, आउटपुट वाई क्या। जरा ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखो, ये देखो लॉजिक सर्किट दिए हुए हैं, इसका एक्सप्रेशन लिख दो, ट्रूथ टेबल दिया हुआ है ये लिख दो, ये देखो इतना टेबल बनाया हुआ है, इसका ट्रूथ टेबल लिखो, सर्किट लिखो, नॉर गेट है, कौन सा लॉजिक ऑपरेशन है, सारी चीज़ देख रहे हो एनसीईआरटी में पूछा गया है। यू आर गिवन 2 सर्किट, 2 सर्किट दिया हुआ है, बताओ नैंड है, नॉर है, क्या क्या चीज़ दी हुई है, और तुमसे कितना सिंपल सा लॉजिक गेट का बस पूछा है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कहाँ से, अरे यार इसको जब सॉल्व करोगे तो तुमको बनाना पड़ेगा ना यार, ये टेबल एक्स वाई और रिजल्ट ए और बी और वाई करके बनाना पड़ेगा ना, तुमको रिजल्ट तो देना पड़ेगा ना, तो वही सेम चीज़ तो यहाँ पर पूछा है। और ये पीवाईक्यू में तो कम से कम 10-15 बार ये पूछा है ऐसे क्वेश्चन, तो मैंने एनसीईआरटी में दिखाना तो मैंने एनसीईआरटी में दिखाया तुमको। ठीक, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कह रहा था टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी जिसका ईएमएफ 10 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, जब कनेक्ट करेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम के साथ तो क्या होगा, ऐसे है। ठीक, तो ज़रा तुम एनसीईआरटी में खोलना, ये देखो एनसीईआरटी खोलो, ये देखो एक स्टोरेज बैटरी है, ईएमएफ कितना है 8 वोल्ट, यहाँ पे ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 0.5 ओम, इसमें कितना 1 ओम, जब चार्ज हो रहा है 120 वोल्ट से, चार्ज हो रहा है कितना 10 वोल्ट से, सीरीज रजिस्टर कितना है 15.5 ओम, इसमें कितना रजिस्टर है 4 ओम। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पे भी पूछा व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया। और यहाँ पे व्हाट इज द पर्पज ऑफ हैविंग ए सीरीज रजिस्टर इन चार्जिंग सर्किट, ये भी तुमसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा, मतलब कि ये क्वेश्चन सेम इस क्वेश्चन का एनसीईआरटी के 3.11 का कॉपी था, बस डाटा चेंज था, 8 के जगह 10 कर दिया, और सारी चीज़ें मतलब जो मतलब चीज़ें थी ना, मतलब हर एक चीज़ को मतलब सेम रिपीट किया, 0.5 को 1 कर दिया और 15.5 को 4 कर दिया, तो ये क्वेश्चन सेम इसका एग्जैक्ट कॉपी था। उसके बाद जब तुम पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो चाहे ये पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, चाहे ये पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, चाहे ये कर लो, चाहे ये कर लो, चाहे ये कर लो, इन पांचों में से कोई क्वेश्चन अगर तुमने किया होता तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि सब क्वेश्चन में क्या टर्मिनल वोल्टेज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, यही सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी तुम्हारा कहाँ से गया, एनसीईआरटी से गया। ठीक, आगे आ जाओ। आगे बढ़ने से पहले
ये सारी चीज़ें मतलब बताने से पहले कुछ अभी पॉइंट मैं इसमें एक क्लिप ऐड कर रहा हूँ, उसको देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ो। जब मैंने अपनी 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज स्टार्ट करी थी यूट्यूब पे, तो बच्चों के सबसे पहले डाउट यही थे। बच्चों ने सबसे पहले मुझसे यही बोला था कि भैया धोखा मत देना, पैसे ले लो लेकिन जेन्युइनली बताना कि क्या इस चीज़ से सच में 120 नंबर मिनिमम आ सकते हैं, क्या इन 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक को लास्ट में पढ़ के हम लोग 120 नंबर मिनिमम ला सकते हैं। तो मैंने उस टाइम भी तुमसे क्या बोला था, एक ही चीज़ बोली थी कि जैसे अंधा अपनी लाठी पर अंधा विश्वास करता है, वैसे तुम एक बार मुझ पर विश्वास कर लो, अगर दोबारा वो चीज़ ना हुई तो मुझे कहना। और हुआ भी वही जो होता था और होगा भी वही जो होता आया है। नीट 2023 में 79 इंपॉर्टेंट टॉपिक से 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे और नीट 2024 में उस 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से 188 नंबर के क्वेश्चन आए। मतलब 47 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन वेयर आस्क्ड फ्रॉम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नीट 2024। और इस बार मैं फिर से गारंटीड बोल रहा हूँ कि मिनिमम 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और मैक्सिमम 180 नंबर तक हम लोग जाएंगे ही जाएंगे उन्हीं 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़िए। क्योंकि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक वो टॉपिक नहीं है, तुम्हारे 90% फिजिक्स के सिलेबस को कवर करते हैं। और कोई भी यूट्यूब पर तुमसे अगर आगे ये बोल रहा है कि 15 टॉपिक पढ़ लो 150 नंबर, 20 टॉपिक पढ़ लो 150 नंबर, तो कभी उनकी बातों का भरोसा मत करना। गारंटेड बोल रहा हूँ, कभी 15, 20, 25 टॉपिक से 150 नंबर, 30 टॉपिक से कभी 150 नंबर आएंगे ही नहीं। जब पूरी यूट्यूब इस धुन में दौड़ रही थी कि 15 टॉपिक से ये, बस व्यूज़ के लिए, बस बच्चों का मूर्ख बनाने के लिए कि 15 टॉपिक से 150, 20 टॉपिक से ये, उस टाइम मैंने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज लॉन्च करी थी। क्योंकि मुझे पता था 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैंने पढ़ा दिया उसके बाहर कुछ आने वाला ही नहीं है। और वही होता है। प्रूफ वाली वीडियो तुमको देखनी है, तुम वीडियोज वाले सेक्शन में जाना। जैसे तुम नीचे जाओगे, जैसे नीचे जाओगे तुम, तो तुम्हें एक प्रूफ वाली वीडियो मिलेगी। 7000 बच्चों ने देखा है और अराउंड 600 बच्चे आज उस बैच में इनरोल्ड है और पढ़ाई कर रहे हैं। 188 मार्क की नीट फिजिक्स, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रूफ। देख रहे हो, ये वीडियो तुम लोग देख लेना। प्लेलिस्ट में जाओगे, सबसे नीचे जाना, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नीट फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनेगी, उसको ओपन करोगे, तुम देखो मैंने कैसे पढ़ा रखा है। सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 पढ़ा है स्क्रू गाज, फिर दूसरा वर्नियर कैलिपर। उससे क्या होता है कि पहले स्क्रू गाज और वर्नियर कैलिपर की थ्योरी पढ़ाई मैंने, और उस थ्योरी को पढ़ाने के बाद सारे ट्रिक्स बताए। ट्रिक्स को बताने के बाद सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन, एलएन के अराउंड सारे क्वेश्चन, पीवाईक्यू के क्वेश्चन, जेई के क्वेश्चन, AIEEE के जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस टॉपिक के, 30 से 40 क्वेश्चन मैं करवा रखा हूँ हर एक टॉपिक के। तो सोचो 80 टॉपिक है तो 80 × 40 कर लो, 3200 के अराउंड क्वेश्चन मैंने इसमें करा रखे हैं। 80 × 40, अगर 40 क्वेश्चन पर टॉपिक ले रहे हो तो ठीक है। कुछ टॉपिक्स में क्वेश्चन कम है, लेकिन ये अवतार जो थी, ये जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज थी, ये पिछले साल की थी, अभी भी वही चल रही है। इसमें और क्वेश्चन आने वाले हैं, अराउंड 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा बैच था। दूसरा हमने क्या बैच लॉन्च करी थी, फिजिकल केमिस्ट्री। मैंने क्या बोला था, अवतार सीरीज के बाहर फिजिकल केमिस्ट्री में अगर एक क्वेश्चन तुमने दिखा दिया, उसी दिन यूट्यूब छोड़ दूंगा। हुआ भी वही जो होता था, होगा भी वही जो होता आया है। फिजिकल केमिस्ट्री में 19 के 19 क्वेश्चन, कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री इन 20 आवर पे सीरीज पे जाना, इसको ओपन करोगे तो तुम्हें दिखेगा 19 के 19 क्वेश्चन हमारे फिजिकल केमिस्ट्री से आए थे। जो पढ़ाया वही आया। अब कोई भी बोल देता है आके कि मैंने जो पढ़ाया वही आया, तो जब इतने मोटे मोटे बुक्स, इतने मोटे मोटे नोट्स कोई पढ़ाएगा तो किसी के नोट से क्वेश्चन आने ही आने हैं। लेकिन जो चीज़ कंसाइज में दे रहा हूँ वहां से अगर कोई लाके दिखा दे तो मैं मानूं। तो ये देखो 19 के 19 डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे नीट अवतार सीरीज से थे। मोल कॉन्सेप्ट 3 घंटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर 3 घंटा, थर्मोडाइनमिक्स 4 घंटा। इसके बाहर तुम कोई क्वेश्चन नीट में लाके दिखा देना, कोई भी चैलेंज, ओपन चैलेंज, कोई भी दिखा नहीं सकता इसके बाहर। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कराया हूँ, सबसे पहले 15 से 20 मिनट में एनसीईआरटी हाईलाइट करवाया हूँ, उसके बाद 30 से 40 मिनट में पूरी थियरी पढ़ाया और पूरे फॉर्मूले पढ़ाया हूँ और सारे ट्रिक्स एंड टिप्स बताया हूँ, जो कि सामने वाला तुम्हारा बच्चा अगर कोई कर रहा होगा, कुछ किसी क्वेश्चन को 5 मिनट में कर रहा है, टिपिकल क्वेश्चन है, तुम उस क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दोगे, जो ट्रिक्स इसमें बताया हूँ मैं, ठीक। उसके बाद एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट कराया हूँ, सारे एग्जाम्पल कराया हूँ, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करवाया हूँ, एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन करवाया हूँ। उसके बाद लास्ट में नीट के पीवाईक्यू 36 साल के कराया हूँ, इन्हीं 3 घंटों में, इन्हीं 4 घंटों में। तो तुम सोच लो किस तरह का कंटेंट है ये। अगर तुमने पढ़ लिया 19 के 19 क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे, गारंटेड बोल रहा हूँ, ठीक। आगे चलो। फिजिक्स में सारे फॉर्मूलेज वगैरह तुम्हें नहीं याद होते हैं, तो सारे फॉर्मूलेज तुम्हें याद करने ही हैं और बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले और सारे ट्रिक्स मैंने बता रखे हैं अवतार सीरीज में, देख लेना। इतने सारे अवतार 2.0 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अवतार 2.0 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चल रही है। इसमें 3 पार्ट में वीडियो जाती है। पहला पार्ट हमारा होता है नीट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है। दूसरा पार्ट जैसे प्रेडिक्टेबल है, 2 घंटे 57 मिनट में पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है, लाइन बाय लाइन विद एक्स्ट्रा सारे जितने भी एक्सेप्शन वगैरह सब कवर्ड है। दूसरे पार्ट में देखो, दूसरे पार्ट में सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई गई है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से, इसके बाहर भी अवतार
कि जो 2.0 केमिस्ट्री की है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, उसके बाहर भी एक क्वेश्चन तुम दिखा नहीं सकते हो। मुझे गारंटेड बोल रहा हूँ, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन तुम उसके बाहर दिखा नहीं सकते हो। और जो 30 से 32 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आएंगे 20 मिनट के अंदर तुम सॉल्व करोगे, और पूरा का पूरा नीट का पेपर तुमको इसी पीडीएफ से दिखाऊंगा मैं कि देखो ये क्वेश्चन हमने कराया था, यही क्वेश्चन आया है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कवर कराई जा रही है, पूरी एनसीईआरटी की इन टेक्स्ट, पूरा एग्जाम्पलर का टाइप 1 सिंगल करेक्ट और मल्टीपल करेक्ट, पूरा बैक एक्सरसाइज और नीट के 36 साल के पीवाईक्यू कराया जा रहे हैं इस सीरीज में भी। और ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 देखो। अब पार्ट 3 में मैं क्या कराता हूँ, ये देखो पार्ट 3 देखो, पार्ट 1 पार्ट 2 हुआ, पार्ट 3 देखो। पार्ट 3 देखो, जैसे ये देखो पीरियडिक टेबल था ना, पीरियडिक टेबल बोलता हूँ, ये देखो पार्ट 3। पीरियडिक टेबल में पार्ट 3 जो है वो पेड बैचेस में है, ठीक है। उसको देखो, एम्स जेई और एआई ट्रिपल के सारे क्वेश्चन पार्ट 3 में कराएंगे पीरियडिक टेबल के। तो कुछ भी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, ठीक है। थैंक यू। अब बढ़ते हैं आगे अपने वीडियोज में। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.049 टेस्ला है, मैग्नेटिक फील्ड इतना ऑसिलेशन कर रही है 5 सेकंड में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट बता दो। तो ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, मैग्नेट ऑसिलेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में विद टाइम पीरियड टी, इसका पीरियड को क्या होगा अगर मोशन ऑफ मास इज क्वाड्रपल। इस क्वेश्चन से भी ये सॉल्व हो जाएगा। 2 बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक मोमेंट m है, 2m है, फर्स्टली प्लेस्ड होना सच वे में, तो सिमिलर पोल सेम साइड में है, फिर सिमिलर पोल अपोजिट साइड में, फिर रिवर्स कर दिया तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। इस क्वेश्चन से भी सॉल्व हो जाएगा। जिसने क्वेश्चन नंबर 13 किया था उसने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था, क्योंकि उसी का कॉन्सेप्ट है। मतलब ये जो फॉर्मूला जहाँ पे तुमने ये फॉर्मूला जो जिसने सॉल्व किया होगा इसको, और जो फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 13 में लगाया होगा वही सेम चीज़ यहाँ पर लगा था। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ही तो पूछ रहा है, और यहाँ पर भी तो वही पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट पूछ तो रहा है, सेम चीज़ है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वायर है जिसका लेंथ L है, रेजिस्टेंस 100 ओम है, डिवाइड किया गया 10 इक्वल पार्ट में, पहला 5 पार्ट को कनेक्ट किया गया सीरीज में, फिर नेक्स्ट पार्ट को पैरेलल में। तो क्वेश्चन नंबर ये देखो, क्वेश्चन नंबर 3.2 देखो, N रजिस्टर है, कैसे उसको कंबाइन करेंगे कि मैक्सिमम इफेक्ट आए, कैसे कंबाइन करेंगे मिनिमम इफेक्ट आए, व्हाट इज द रेशियो मैक्सिमम टू मिनिमम। दूसरा देखो, गिव द रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कैसे इसको कंबाइन करेंगे कि 11/3 आएगा, 11/5 आएगा, 6 आएगा, 6/11 आएगा, कैसे कंबाइन करेंगे। वही सेम क्वेश्चन तो दिया है यार, पहले इक्वल में कर लिया, पहले सीरीज में कर दिया, फिर पैरेलल में कंबाइन कर दिया। वही एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन उठा के एग्जैक्ट पूछ लिया है। फिर यहाँ पे देखो 3.3 3 रजिस्टर है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम कंबाइंड हो रहे सीरीज में, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, कितना होगा। और नेग्लिजिबल अगर होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप भी यहाँ पे पूछा था। फिर यहाँ पैरेलल था तो टोटल कॉम्बिनेशन पूछा था। मतलब सीरीज पैरेलल कितनी बार एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया, और ये सेम एकदम हलवा सा क्वेश्चन आ गया, तुमको क्वेश्चन नंबर 6 पूछ लिया गया, ठीक है। और ये देखो क्वेश्चन नंबर 54 जब पीवाईक्यू का देखोगे तो रेजिस्टेंस N है, जब पहले पैरेलल में था तो R ओम था, जब सीरीज में कर दिया गया तो कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा ये पूछा गया, ठीक है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन अप्लाइड हो रहा है ब्लॉक ए पे, 10 न्यूटन है, ब्लॉक ए पे लगाया गया, ये दोनों का मास दिया, फोर्स एक्सर्टेड बाई ए ऑन ब्लॉक बी पूछ रहा है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5.15 देखना, 2 मास है 10 और 20 का, 10 और 20 का 2 मास है, टाइड एट एंड ऑफ लाइट स्टिंग से इसको कर दिया गया, हॉरिजॉन्टल फोर्स 600 न्यूटन लगाया गया है, देख रहे हो। मतलब यहाँ पे फोर्स लगाया गया था 10 न्यूटन, यहाँ पे फोर्स लगाया गया 600 न्यूटन, यहाँ पे मास था 2 किलो 3 किलो, यहाँ पे मास था 10 किलो 20 किलो। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था 5.15 है, एनसीईआरटी का एग्जैक्ट क्वेश्चन, बस डाटा चेंज है, ठीक। डायरेक्शन भी तुमसे पूछ लिया है, इसमें टेंशन भी पूछ लिया है, तो इसमें तो कुछ नहीं पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद 5.29 देखो, कह रहा है 10 1 रुपीज़ के सिक्के थे, हर कॉइन का मास m था, तो बताओ 7th कॉइन का कितना नीचे की वजह से सारा फोर्स लगेगा, 7th कॉइन का 8th कॉइन पे क्या लगेगा, रिएक्शन ऑफ 6th कॉइन 7th कॉइन पे क्या होगा। मतलब देख लो कितने क्वेश्चन पूछे हैं, और तुमसे एक छोटा सा हलवा सा लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन पूछा है उसने। यहाँ पर भी देखो सेम क्वेश्चन, 200 न्यूटन ए और बी मास है, और यहाँ पे क्या पूछा भाई साहब ने 10 न्यूटन 2 किलो 3 किलो, मतलब सेम एनसीईआरटी से एग्जैक्ट क्वेश्चन, बस डाटा चेंज है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, लाइटली बाउंड 100 टन का कॉइल है, एग्जांपल नंबर 4.11 देखो, 100 टन का कॉइल है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, करंट कितना 3.2 एम्पियर दिया है, यहाँ पे करंट 7.7 एम्पियर दिया है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल पूछ रहा है, व्हाट इज द फील्ड एट सेंटर ऑफ द कॉइल। और मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछ लिया है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कॉइल भी पूछ लिया, एनसीईआरटी की एग्जांपल नंबर 4.11 में देख लेना जाके, ठीक है। और ये जो हाईलाइट किया गया है ना, ये जो हाईलाइट किया गया है ये अलग से नहीं किया गया, ये मैंने हाईलाइट करवा रखा था कि इसको तुमको करके जाना है। अवतार सीरीज में जब स्टार्टिंग मैंने हाईलाइटर देना स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि इसको करके जाना, और देखो ये सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट यहाँ पे कॉपी कर दिया गया। डाटा चेंज है, डाटा कहाँ पे चेंज है, बस करंट चेंज है,
ठीक। एग्जाम्पल नंबर 4.7 देखो, यहाँ पर भी 100 टन का कॉइल है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर, कैरिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर, यहाँ पे 7 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट एट द सेंटर, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी पूछा है, बस 1 एम्पियर यहाँ पे था, यहाँ पे 7 एम्पियर दिया है। समझ रहे हो? तो एनसीईआरटी का एज इट इज क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, आइडियल ट्रांसफार्मर में NP/NS का रेशियो 1/2 है, तो BS/BP की इससे हलवा क्वेश्चन क्या पूछोगे। एनसीईआरटी में दिया है कि BS/BP = NS/NP होता है, और IP/IS करंट, वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली रिलेशन होते हैं। डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के पूछा है। और क्वेश्चन नंबर 1998 में देखो, क्वेश्चन नंबर 40 देखोगे तो PYQ में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया कि अगर प्राइमरी और सेकेंडरी मतलब NS और NP का रेशियो अगर 1:25 है तो बताओ करंट का रेशियो क्या होगा। तो करंट का रेशियो यहाँ से बता दो ना यार, क्या हो जाएगा। यहाँ पर वही सेम चीज़ पूछा है, मतलब डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के क्वेश्चन नंबर 9 भी पूछा गया है। कह रहा ग्राफ बताओ 1/λ² का ग्राफ क्या होगा। ये भी देखो एनसीईआरटी से है। देखो यहाँ पे ये λ = h/p होता है, h/√2m के h/√2mb, बस इसी का ग्राफ बना के 1/λ। यहाँ पे 1/λ का हम ग्राफ निकालते हैं। देखो यहाँ पे λ का ग्राफ एनर्जी से निकाल लोगे। अरे यार के मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, तो वही हुआ। तो λ इनवर्सली पोस्ट कौन, तो 1/√k। तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है भाई, इसका स्क्वायर कर दो तो λ² = 1/k। तो यही तो पूछा है, तो 1/λ² डायरेक्टली पोस्ट क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। सीधे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली सीधे हो जाएगा। देख लो वही सेम चीज़ उठा के यहाँ पे पूछा है। तो एनसीईआरटी में ये लिखा भी है। एग्जांपल नंबर 11.2 करोगे तो वहाँ पर भी पूछा है एनर्जी वगैरह। 11.3 में मोमेंटम स्पीड डिब्रोगली वेवलेंथ विद काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर भी दिया हुआ है। 11.14 में भी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है। एग्जांपल नंबर 11.15 में भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगवाना है। और PYQ में क्वेश्चन नंबर 70 जब देखोगे तो यहाँ पर भी तुमको मोमेंटम और लेमडा का पूछा हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते थे। ठीक है, तो हमको क्या करना था, बस लेमडा इनवर्सली पोस्ट रूट में काइनेटिक एनर्जी, λ² डायरेक्टली पोस्ट 1/k, तो 1/λ² डायरेक्टली पोस्ट k हो जाएगा, 1/λ² डायरेक्टली पोस्ट k हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हो जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड इमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन यहाँ पे जो क्या लिखा है, एटम्स ऑन ए होल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल देयरफॉर एन एटम मस्ट आल्सो कंटेन सम पॉजिटिव चार्ज टू न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज। मतलब कि तुमको एनसीईआरटी देख लो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहा है। ठीक है, अगला देखो, जब तुम समरी में जाओगे ना तो पॉइंट्स टू पोंडर नाम से आता है ना, पॉइंट्स टू पोंडर और समरी, वहाँ पे जब तुम देखोगे तो लिखा होगा एटम्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट्स कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। देखो ये दूसरा, ये देखो दूसरा, समझे। मतलब दोनों स्टेटमेंट कहाँ से थे, एनसीईआरटी से थे। इसीलिए मैंने मॉडर्न फिजिक्स की हाईलाइटेड एनसीईआरटी पहले दी थी, क्योंकि क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल होते हैं मैक्सिमम इन्हीं चैप्टर से बनते हैं। और इसको मैं इस बार पढ़ाऊंगा भी अच्छे से, कि हर एक लाइन से बता दूंगा कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और ये लाइन हाईलाइटेड भी मैं करा के दिया हूँ, जाके चेक कर लो कितने पहले दिया था हाईलाइट करा के। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक बॉब है जिसको हम लोग घुमा रहे हैं बाय मीन्स ऑफ स्टिंग विथ इनिशियल स्पीड ऑफ ओमेगा RPM, टेंशन इन द स्टिंग इज T। अगर स्पीड 2 ओमेगा हो गया तो बताओ टेंशन स्टिंग में क्या होगा। तो ये फॉर्मूला तुम जिसने पढ़ा होगा, V²/R ω²/R सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ω²/R, सेम फॉर्मूला बेस्ड तो क्वेश्चन है यार, सेम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। पुट करो, आंसर निकालो, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ तुम्हारा। और PYQ मैंने बोला था ना, एनसीईआरटी प्लस PYQ से 2 क्वेश्चन थे, तो यही क्वेश्चन था। एनसीईआरटी से ये कंसेप्ट उठा लो और PYQ से ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लो। देखो व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, कह रहा है बॉल को घुमाया जा रहा है, कितना मैक्सिमम स्पीड होगा इसको टूटने के लिए। बीच द बॉल कैन बी मूव, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विद बीच द बॉल कैन। पूछ रहा है कि अगर टेंशन मोर देन 25 ज़्यादा होगा तो टूट जाएगा, तो कितना स्पीड से घुमा सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन ही तो यार, स्पीड मतलब सिंपल सा फॉर्मूला। देखो इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, क्वेश्चन नंबर 51 और 59 कितने अच्छे क्वेश्चन है। इसने पूछा लुल्लू सा क्वेश्चन कि तुमने स्पीड को 2 में कर दिया तो टेंशन में क्या फ़र्क होगा, सिंपल सा। ठीक है, तो एनसीईआरटी और PYQ का मिक्स था। और देखो एनसीईआरटी में जो 3.9 जब तुम सॉल्व करोगे तो वहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इंसेक्ट ट्रैप्ड हुआ सर्कुलर ग्रुप ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर में और ग्रुप स्टेडली कंप्लीट कर रहा है 7 रिवोल्यूशन 100 सेकंड में। कह रहा है व्हाट इज द एंगुलर स्पीड पूछा, व्हाट इज द लीनियर स्पीड पूछा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछा था। तो बस यही फॉर्मूला लगा के यार वहाँ पे सॉल्व करना था। तो एनसीईआरटी और PYQ का मिक्सअप मैंने डाल दिया इसको। फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसीडर करो, बताओ क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे। तो देखो पहला है डायोड में रिवर्स बायस द करंट इज वेरी स्मॉल एंड ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। देखो यहाँ पे रिवर्स बायस द करंट मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर होता है ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं होता, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो लिखा है इन रिवर्स बायस द करंट बहुत स्मॉल होता है, ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। दूसरा है सोलर सेल में IV कैरेक्टरिस्टिक लाई इन द 4th क्वाड्रेंट। देखो सोलर सेल में IV कैरेक्टरिस्टिक 4th क्वाड्रेंट में, फर्स्ट देखो 4th क्वाड्रेंट में, तो पहला सही है। देखो एनसीईआरटी का है यार।
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है थर्मोडाइनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू साइक्लिक ABCD द वर्क डन इन द साइकिल पाथ ABCD में जाने पे कौन सा पाथ में वर्क डन हो रहा है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जब आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ोगे तो वॉल्यूम जब कांस्टेंट, देखो यहाँ पे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम जब कांस्टेंट है, वॉल्यूम जब कांस्टेंट है तो ये दोनों में तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो वही वॉल्यूम इज कांस्टेंट, नो वर्क इज डन। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना था और आंसर तुमको लेके आना था। अरे यार पाथ BC है ना यार, पाथ BC है ना, ये नहीं, ये तो प्रेशर कांस्टेंट। पाथ BC, B से C में देखो क्या हो रहा है, ऐसे जब लाइन खींचोगे तो वॉल्यूम देखो कांस्टेंट आ रहा है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो नो वर्क इज डन बाय द गैस, तो जीरो हो गया ना। वही तो पूछ रहा है, वर्क डन बाय द गैस, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो हो गया। ये एनसीईआरटी की लाइन है यार, सिंपल सी। और क्वेश्चन नंबर तुम अगर 25 और 22 अगर PYQ का करके गए होते तब भी निकाल दिए होते, कैसे निकलता है, ठीक है। लेकिन सिंपल सी बात है, लाइन ही मिल गया तुमको एनसीईआरटी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है स्फेरिकल चार्ज फ्रॉम सोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स C और P के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगा दो 1/4πε0 क्यूब यार, सिंपल सा फॉर्मूला था, लगा के सॉल्व कर दो अपना, ठीक। वो भी एनसीईआरटी से था। इधर देखो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड अबाउट नेक्स्ट इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड इज 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ 400 ग्राम। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7.11 व्हाट इज द मोमेंट ऑफ लेंथ ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। यहाँ पर भी रॉड मास M है, लेंथ L है, अबाउट यहाँ पे मास M और L दिया हुआ है, यहाँ पे मास दे दिया है और लेंथ दे दिया है, डाटा दे दिया है। कह रहा है थ्रू द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द, यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द रॉड, मतलब सेम क्वेश्चन था। यहाँ पे तुमको जो फॉर्मूला निकल के आता यहाँ पे डाटा में पुट करना था। ये भी 7.11 नंबर। 7.10 में देखो ये टेंजेंट स्फीयर वाले पूछ लिया है। यहाँ पे देखो ये देखो डिस्क का पूछ लिया है, स्फीयर का पूछ लिया है और यहाँ पे रॉड का पूछ लिया है, और यहाँ पे तुमसे रॉड का ही पूछा है। और तुमको पता है कि मैंने जहाँ पे पढ़ा रखा है पूरा बताया A to Z क्या क्या कहाँ कहाँ होता है, भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर 1 अगर किसी ने किया होता, दोनों रॉड वाले क्वेश्चन थे, दोनों PYQ में पूछे गए हैं, ठीक है। तो दोनों ये दोनों लगाओ, ये एनसीईआरटी लगाओ। मेरा मेन फोकस है कि तुमको एनसीईआरटी दिखा दूँ, PYQ तो इंपॉर्टेंट है लेकिन एनसीईआरटी से दिखा दूँ। तो ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर पाथ मेंटेन्स। तो जब कोई चीज़ मूव करती है यूनिफॉर्म स्पीड में तो क्या क्या होता है, यहाँ पे देख लो क्या क्या होता है। ये भी एनसीईआरटी की लाइन थी। वेलोसिटी भी वेरी करती है जगह जगह पे, और जो वेलोसिटी वेरी करेगी तो एक्सेलरेशन भी वेरी करेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ये भी एनसीईआरटी के ग्राफ से उठा के, फिगर से उठा के क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 18 है, फिर से तुम्हारा EM वेव का ये क्वेश्चन है, और EM वेव और डुअल नेचर का मिला के क्वेश्चन है। तो हर एक लाइन दी हुई है, जैसे एनर्जी पूछा तो एनर्जी इक्वल टू h म्यू दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ फोटॉन दी हुई है, मोमेंटम होता है, मोमेंटम भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखो मोमेंटम भी दिया हुआ है। फोटो इलेक्ट्रॉन की रीजन में बोथ एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम कंजर्व। तो यहाँ पे देखो फोटो पार्टिकल कंजर्वेशन में टोटल एनर्जी टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। फोटॉन पोजेस पॉजिटिव चार्ज, फोटॉन्स हमारे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं। तो सारी पॉइंट तुम्हारे एनसीईआरटी में दी हुई है। देख लो कितने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तुमको मिल गए। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, कह रहा है किसी भी इंस्टेंट T पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल दिया है इतना, कह रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स बताओ कितना है, इंस्टेंटेनियस पावर कितना होगा। तो ये एनसीईआरटी और PYQ का दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि देखो ये सेम कॉन्सेप्ट, तुमको बस यही फॉर्मूला लगाना था, फोर्स पावर इक्वल टू F डॉट भी होता है, और तुमको इसको पुट करके सॉल्व करना था। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ फॉर्मूला, और बस तुम क्वेश्चन लगा लिए होते, अगर फोर्स दिया इतना, वेलोसिटी दिया इतना, इंस्टेंटेनियस पावर तब भी सॉल्व हो जाता, बॉडी दिया इतना, मास इतना, फोर्स इतना, तब भी ये सॉल्व हो जाता तुम्हारा। तो ये एनसीईआरटी और PYQ दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, लाइट रे इंटर कर रहा है, ये इंसिडेंस का क्वेश्चन है, मतलब प्रिज्म का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखो कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है। अगर तुम 9.6 सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ तुमको, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दिया है 40 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देख रहे हो, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है। रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है 60 डिग्री। यहाँ पे तुमको एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है क्या, नहीं दिया है। यहाँ पे दिया नहीं, यहाँ पे निकालना था तुमको, 30-90 करके निकालना था। ये भी एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन था। देख लो जिसने 9.6 क्वेश्चन नंबर किया होगा उसको ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो गया होगा, ठीक है। 40 डिग्री दिया हुआ है और 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है। यहाँ पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा था और एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया था 30 डिग्री, ठीक है। फॉलोइंग सर्किट में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। 2.6 लगा लिया होता, 2.7 लगा लिया होता, तुमको दिख जाता कि यहाँ पे 3 कैपेसिटर 9 पिकोफैराड की सीरीज में है। तो बताओ टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, पोटेंशियल बता दिया होता, पैरेलल में है तो पोटेंशियल कैपेसिटर सब कुछ पूछा था। यहाँ पे तो बस तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। एग्जाम्पल नंबर 2.9 लगा लिया होता, देख लो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। ये तो कुछ नहीं है इसके आगे, ये भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन था। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है किसके पास डायमेंशन है और जिसका सॉलिड एंगल का डायमेंशन है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रेन क्या होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक। तो जो सॉलिड एंगल होता है वो तो डायमेंशन, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इन रेडियन।
एंड द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेडियन, बोथ दीज आर डायमेंशनल। मतलब कि जो ये दोनों हैं रेडियन और स्टेडियन, दोनों के पास यूनिट है लेकिन दोनों डायमेंशनलेस हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि सेम डायमेंशन जो सॉलिड एंगल के पास है, तो स्ट्रेन भी डायमेंशनलेस है, एंगल भी डायमेंशनलेस है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। देख लो, स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन द डायमेंशन टू द ओरिजिनल लेंथ, इट हैज नो यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला। ठीक। एनसीईआरटी मैक्सिमम इलॉन्गेशन स्टील वायर में 1 मीटर, इलास्टिक लिमिट इन द इतना है, तो इलास्टिक लिमिट कितना, इलास्टिक लिमिट इतना है तो मैक्सिमम इलॉन्गेशन कितना होगा। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 8.1 है, स्ट्रक्चरल स्टील रॉड है, रेडियस इतना, लेंथ इतना किलो का फोर्स लगा, तो पहले स्ट्रेस पूछ लिया, फिर इलॉन्गेशन पूछ लिया, तो तुमसे इलॉन्गेशन ही पूछा था यहाँ पे, और स्ट्रेन भी पूछ लिया। तो तुम सोचो एनसीईआरटी तुम सॉल्व करोगे तो कितनी चीज़ तुम्हारी क्लियर होगी, स्ट्रेस भी तुम्हारा क्लियर, स्ट्रेन भी क्लियर और इलॉन्गेशन भी क्लियर। यहाँ पे तुमसे बस इलॉन्गेशन पूछा है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर भी देखो क्वेश्चन नंबर 8.9 में स्टील केवल इतना है, रेडियस 1.5, मैक्सिमम स्ट्रेस मतलब फोर्स दे दिया, मैक्सिमम लोड पूछ रहा है, मैक्सिमम लोड पता। तो यहाँ पे 8.1 में जब देखोगे तो वहाँ पे यंग मॉडुलस स्टील का और यंग मॉडुलस कॉपर का वो पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। यहाँ पे लेंथ दे दिया, यहाँ पे रेशियो पूछ लिया, और यहाँ पे लेंथ नहीं दिया था, यहाँ पे लेंथ ही पूछ रहा था। तो ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऐसे तुम्हारा फिगर दिया था, बताओ कहाँ पे जा रहा था। तो जिसने भी ये क्वेश्चन किया होगा 6.1, उसको ये क्वेश्चन तो वैसे ही उसको सॉल्व होगा। देखो क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 6.1 में तुम देखो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन एकदम सेम कॉन्सेप्ट पूछा था। और देखो यार फिगर देख के नहीं समझ में आ रहा कि यही क्वेश्चन पूछा गया है, ये नहीं देख के समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बस वही लगाना था एनसीईआरटी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, मास ऑफ प्लैनेट 1/10 ऑफ द अर्थ है, डायमीटर हाफ है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो तुम एनसीईआरटी में जब देखोगे, ठीक है, तो ये देखो 8.15 देखो, बॉडी वेस्ट कर रहा है 63 न्यूटन सरफेस ऑफ अर्थ पे, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ एट हाइट इक्वल टू हाफ। मतलब फोर्स बता दो हाफ पे, तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। जब फोर्स निकालोगे तो एक्सेलरेशन तो ऐसे निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8.16 देखो, 8.16 देखो, कह रहा है कि अगर डेंसिटी स्फीयर का क्या है, यूनिफॉर्म है, वेग कर रहा है 250 न्यूटन ऑन द सरफेस पे, तो बताओ डाउन द सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या वेग करेगा। फिर वही सेम क्वेश्चन, समझ रहे हो। और 8.17 भी सेम क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो मैंने ये कटआउट लगाया है ना, ये गलती कटआउट लग गई है, ये यहाँ पे देखो, सॉरी सही है, ये देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला बस लगा दिए होते सॉल्व हो गया था। G = GRE² = GME। ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। देख लो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये 2 3 4 जितने भी क्वेश्चन करते तुम्हारा क्वेश्चन यहीं मिल जाता, तुरंत सॉल्व हो जाता। और बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत हलवा क्वेश्चन, सारे हलवे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 बताओ क्या क्या वेवलेंथ वगैरह होगी, तो यहाँ पे भी तुमको एनसीईआरटी में पूरा दिया हुआ था, टोटल एनर्जी का स्पेक्ट्रम दिया हुआ था। हाइड्रोजन इनिशियली n = 4 में है, n = 4 में चला गया, कौन सा वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पूछा है। कौन सा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो, n = 1 2 3 लेवल्स में, 12.8 लगा लो, कौन सा वेवलेंथ एमिट होगा, ठीक है। मतलब इतने सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछे गए हैं, ठीक है। n = 3 से 2 में जाना है, क्वेश्चन लगाओ, सब फॉर्मूला लगाओ, वेवलेंथ लाओ। तो यही क्वेश्चन तो पूछा है यार, वेवलेंथ पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछा है, ऑर्बिटल एनर्जी, सब कुछ तो यहाँ पे पूछा है यार। और तुमसे एक सिंपल सा हलवा सा क्वेश्चन पूछा है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अनपोलराइज लाइट बीम से स्ट्राइक ग्लास एट ब्रूस्टर एंगल, देन क्या होगा। तो जब पार्शली पोलराइज होता है तो लाइट इज इंसिडेंटेड द ब्रूस्टर एंगल एट एन इंटरफेरेंस ऑफ 2 मीडिया ओनली। तो क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्टेड विल बी कंप्लीटली पोलराइज बट द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी पार्शली पोलराइज। ये तुम्हारा एनसीईआरटी का लाइन है, कहाँ का लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन है। तो अभी भी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस समझ लो, हर एक लाइन। यहाँ पे देखो रिफ्लेक्टेड वेव टोटली पोलराइज, देख लो यहाँ पे दिया भी हुआ है कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड वेव, नहीं सॉरी, वेव इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टेड वेव। तो रिफ्लेक्टेड वेव जो होता है टोटली पोलराइज, देखो यहाँ पे लिखा भी है कि रिफ्लेक्टेड वेव जो होगा टोटली पोलराइज होगा, बट रिफ्रैक्टेड वेव जो होता है वो पार्शली पोलराइज होता है। सब लिखा है एनसीईआरटी में। यहाँ पे देखो लिस्ट कर रहा है डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बता दो, तो एग्जाम्पल टेबल नंबर 5.3 एनसीईआरटी का पढ़ लिए होते, वही सेम एग्जाम्पल देख रहे हो, सब वही पूछा हुआ है यहाँ से उठा के। 29 में कह रहा है कि 2 bodies A and B of same mass undergoes complete इलास्टिक 1D में, द बॉडी A moves with velocity v1, द B at rest पे आ गया कोलिजन के बाद, वेलोसिटी ऑफ सिस्टम। तो भैया 5.16 नंबर क्वेश्चन जिसने कर लिया होता ना, 5.16 नंबर, उसने क्वेश्चन को सॉल्व कर, सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट था कि एक रुक गया एक चल रहा है, एक रुक गया एक चल रहा है।
उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मूला भी लिखवाया है एनसीईआरटी ने। फिर एग्जाम्पल नंबर 5.12 में भी सेम वही चीज़ पूछी गई है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी भी लिखवा दिया है एनसीईआरटी ने। और 72 नंबर 2015 में जो आया था, इसमें देखो थीटा पे कोलिजन बता दिया है। ये तो तुम्हारा सिंपल सा कोलिजन पूछा कि एक रुक गया। ये जो पीवाईक्यू था क्वेश्चन नंबर 72 वाला, इसमें तो थीटा पे कोलिजन पूछा था कि किसी थीटा पे निकल गया, किसी एंगल पे निकल गया। तो सोचो ये किस लेवल का क्वेश्चन है और ये किस हलवा लेवल का क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है। ठीक, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 32, न्यूक्लियर एमिशन स्टेट द मास नंबर एटॉमिक नंबर। देखो जब सारे लोग बोल रहे थे कि रेडियो एक्टिविटी हट गई है, तो मेरे ओल्ड वीडियोस में तुम जाकर देखना, मैंने हर बार बोला कि अल्फा, अभी भी बोला हूँ कि अल्फा बीटा गामा डीके की प्रॉपर्टी पढ़ देना, किसमें कितना मास कितना एटॉमिक नंबर चेंज होता है। वही सेम क्वेश्चन था पीवाईक्यू में। देखो कितनी बार पूछा है यार, सेम क्वेश्चन कितनी बार पूछा, 1 2 3 4 5 6, देख रहे हो 6-7 बार एक सेम क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 31, x इक्वल टू 5 sin t इतना दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड बता दो। 13.5 देखो, x इक्वल टू 5 cos 2 pi t प्लस 5/4, देख रहे हो यहाँ पाई टी था तो 2 pi t कर दिया, ये 5 sin था तो यहाँ पे cos कर दिया है, और 5/4 बजाय π/3 कर दिया है। सेम चीज़ है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट भी पूछ लिया तुमसे, स्पीड भी पूछ लिया और एक्सीलरेशन भी पूछ लिया। देख रहे हो तुमसे 3 चीज़ पूछा और यहाँ पे 1 चीज़ पूछा, 2 चीज़ पूछा है। 13.7 में सेम वही चीज़ है, फिर वही सारी चीज़ें दी हुई हैं, एनसीईआरटी का ही सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि थीन फ्लैट सर्कुलर डिस्क का रेडियस 4.5 सेंटीमीटर है, इतना है, सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इतना, एक्सेस फोर्स कितना होगा। तो क्वेश्चन ये 11 पॉइंट वाला जरा देख लो कि सरफेस टेंशन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ था, और 9.18 वाले क्वेश्चन में क्या किया था, सपोर्ट कर रहा था स्मॉल वेट को। व्हाट इज द वेट सपोर्टेड बाय द फिल्म ऑफ द सेम लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर, वहाँ पर भी वेट सपोर्ट का पूछ लिया, 3 ऑप्शन देकर पूछा था, और तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। 9.19 में भी वही सेम क्वेश्चन, 9.20 में भी एक्सेस प्रेशर वगैरह फोर्स वगैरह पूछा हुआ था। 33 फिर से सेम क्वेश्चन आया लॉजिक गेट का। तुमको मैंने पहले ही दिखाया कि लॉजिक गेट के कितने सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे गए। देखो यहाँ पे ऐसे 2 फिगर 1 फिगर, तो यहाँ पर देखो 2 फिगर 1 फिगर, देख रहे हो, यहाँ देखो 2 फिगर 1 फिगर, 2 फिगर 1 फिगर, देख रहे हो कितनी बार पूछा गया। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 34 पोटेंशियल भी पूछ रहा है कितना होगा, और आर डिस्टेंस एक्सेल पॉइंट पे क्या होगा। तो देखो अभी एनसीईआरटी का लाइन है, बी डिस्टेंस पे 1/4πε0 p/r² होता है डायपोल के थ्रू, ठीक है, और निगेटिव साइन थीटा पर पाई होता है, और पोटेंशियल इन द इक्वेटोरियल प्लेन 0 होता है। देख रहे हो सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। 35 कह रहे व्हील है ऐसे मूव कर रहा है, बताओ कौन सा सही है, कौन सा मूव फास्ट मूव करेगा। तो देखो सेम क्वेश्चन सेम लाइंस लिखे हुए हैं। एग्जांपल नंबर 7.47 जो पॉइंट है ना एनसीईआरटी का, कह रहा है कि P1 जो टॉप ऑफ द डिस्क है उसकी वेलोसिटी 2 हो जाएगी, मतलब ज़्यादा हो जाएगी, पैरेलल टू द लेवल सरफेस। ठीक है, ये कंडीशन सारी रोलिंग, मतलब यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो सेम यही चीज़ लिखा हुआ था कि कौन सा यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तो पॉइंट P वाला क्या हो जाएगा, ज़्यादा मूव करेगा पॉइंट Q वाले से, वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुई है। ठीक है, देखो ना यार, वही सेम पॉइंट ही उठा के उसने डाल दिया है, क्वेश्चन बना दिया है, और फिगर भी दिया हुआ है। ठीक, एनसीईआरटी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको चार्ज किया गया बैटरी से, अगर करंट आई है, गैप बिटवीन द प्लेट है, तो क्या क्या होगा। तो एग्जांपल नंबर 8.2 देखो, जब ये क्वेश्चन पढ़ लोगे तो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू पूछी हुई है, कंडक्शन करंट पूछी हुई है, एम्पलीट्यूड भी पूछा हुआ है, ये 3 चीज़ पूछा हुआ है, और तुमसे ये छोटू सा क्वेश्चन पूछा गया। और ऑप्शन क्या होगा इसका, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, आई के थ्रू बराबर होता है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर भी देखोगे तो IC इक्वल टू आई लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने भी लिखा हुआ है। ठीक है, IC इक्वल टू आई एनसीईआरटी ने लिखा भी हुआ है, एनसीईआरटी ने क्वेश्चन भी लिखा है कि इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट, तो हाँ ये भी लिखा हुआ है, और ये ऑप्शन तुमसे पूछा गया है एनसीईआरटी ने। 37 नॉट एन प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ो, देखो इतना होता है, इतना होता है, ओमेगा इक्वल टू C/K 1/√, ये देखो सेम हुई ना, देखो ये सेम चीज़, ट्रांसवर्स, ये सारी चीज़ें पूछी हुई यार एनसीईआरटी की लाइन। ये देखो तुमको पीवाईक्यू में भी पूछा गया था, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सर किस फेज में होता है, रेशियो क्या होता है, पीवाईक्यू में पूछा गया है। 38 टेलीस्कोप है, फोकल लेंथ 140 आई इतना है, मैग्नीफाइंग पावर 9.13 क्वेश्चन कर लिए होते। टेलीस्कोप है, फोकल लेंथ इतना है, आईपीएस फोकल लेंथ इतना है, देखो यार फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर 140, ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे 144 दिया है, यहाँ फोकल लेंथ 5 है, यहाँ पे 6 है। तो मैग्नीफाइंग पावर पूछ रहा था, यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर पूछा है। मैग्नीफाइंग पावर के बाद एक चीज़ और पूछा है एनसीईआरटी ने, सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड आई पीस। तो सेपरेशन तुमसे यहाँ पे पूछा ही नहीं, तो तुमसे बस एक चीज़ पूछा, देख रहे हो, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन पर डाटा चेंज है। 9.27 फिर से फोकल लेंथ 140, फिर से 5 सेंटीमीटर, फिर से मैग्नीफाइंग पावर पूछ लिया, और फिर 2 क्वेश्चन और पूछा कि टेलीस्कोप नॉर्मल रेडिएशन में क्या होगा, और फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। 9.28 भी टेलीस्कोप वाले क्वेश्चन, देख रहे हो 3-3 4-4 जगह इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे, तब जाकर छोटा सा तुमसे क्वेश्चन पूछा है। 9.39 देखो, कह रहा है 2 हीटर ए और बी है, 1 किलोवाट 2 किलोवाट के,
सीरीज में देन पैरेलल में। वही सेम क्वेश्चन जो पीछे आया था, ये पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा गया। 3 आइडेंटिकल बल्ब है, इतने इतने वाट के, पावर ड्रॉन कितना होगा। इस बार एक कम्बिनेशन क्या गया, पहले सीरीज में कर दिया, देन पैरेलल में। देखो सेम 2003 का जो क्वेश्चन नंबर 56 है, यही सेम इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 39। तो ये पीवाईक्यू से पूछा गया तुम्हारा, मिला लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा P1 P2 P3 है, 40 ला बता दो। तो ये देखो सेम एग्जैक्ट तुम्हारा फिगर नंबर 12.3 है, एक्सपेरिमेंटल टीवी। इस बार तुमको ग्राफ भी मैं पढ़ाऊंगा, क्लास 11th का ग्राफ एक बार में, क्लास 12th का ग्राफ एक बार में, और क्लास फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा ग्राफ एक बार में। ये भी पढ़ाया जाएगा तुमको इस बार, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो देखो यहाँ पे लिखा भी क्या है, P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। आंसर क्या होगा, P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। सेम मतलब एग्जैक्ट। तो हर एक ग्राफ भी जरूरी होती है एनसीईआरटी में पढ़ने की। क्वेश्चन नंबर 41 BT दिया हुआ है, सोन कर रहा है, बताओ AT ग्राफ क्या होगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2.16 लगा लिए होते, क्वेश्चन नंबर 2.17 लगा लिए, तो प्लॉट ही तो करने कह रहा है, बनाने की तो कह रहा है। और ये तुम्हारे एग्जांपल्स में, एनसीईआरटी एग्जांपल में तो बहुत जगह दिया हुआ कैसे BT AT सब बनाते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी का। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ अचीव द ब्रिज बैलेंस। ब्रिज बैलेंस के लिए कंडीशन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है एन साइड पॉजिटिव, पी साइड इज नेगेटिव, सेट टू बी रिवर्स बायस। आगे देखोगे तो पी साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी एंड एन साइड इज कनेक्टेड टू फॉरवर्ड बायस बैटरी। और ये तुम्हारे एनसीईआरटी का डायग्राम भी दिया हुआ है, तो देख लो। फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग का ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आंसर इसका 1 हो जाएगा, तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। 43 में देन द न्यू टाइम पीरियड x/2 ऑफ द ओरिजिनल टाइम पीरियड। मतलब कह रहा है अगर मास को इंक्रीज कर दिया गया कितने बार में, थ्राइस ओरिजिनल मास में, और लेंथ को आधा कर दिया गया तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे बस कुछ नहीं होगा यार, तुमसे कुछ नहीं होगा। एक्स पूछा गया था, न्यू टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद कर लो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद करके बस पुट करना था। एनसीईआरटी का ही हो गया ना सीधे से। 13.15 क्वेश्चन जिसने लगाया होता टाइम पीरियड उसको मालूम चलता, 13.16 जिसने लगाया होता उसको भी मालूम चलता कि क्या डायरेक्शन होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 44 मिनिमम एनर्जी लॉन्च किया, अर्थ मास रेडियस है 2r पे जाके मिनिमम एनर्जी कितना होगा। तो एग्जांपल नंबर 7.28 जब देखोगे तो 400 किलो का सैटेलाइट था, उसको सर्कुलर आउट रेडियस 2r के अबाउट द अर्थ था। हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर टू सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस 4r। मतलब 2re से 4re में भेजने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। और यहाँ पे क्या पूछा है कि मास m था, रेडियस r था, और r रेडियस से 2r पे भेजने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। देख रहे हो यहाँ पे तुमको मास भी बढ़ा दिया, यहाँ पे मास और मतलब रेडियस 2 गुना कर दिया, यहाँ पर भी रेडियस 2 गुना कर दिया। बस आंसर इसको जिसने सॉल्व किया था इसने तो ऐसे सॉल्व कर दिया होगा इसको। सेम क्वेश्चन 7.19 फिर से वही सेम क्वेश्चन। अर्थ से ग्रेविटेशनल फोर्स से निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, अलग कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं यहाँ से। 45 देखो, सीट है ओरिजेंटल फ्रंट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स नीडेड। फिर से तुमको डायरेक्शन पूछा है। ये सारे क्वेश्चन तुमने अगर लगाए होते, ये सारा क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पता, जिसने भी लगाया उसने सॉल्व कर दिया। ए बी एनसीईआरटी का। 46 कैपेसिटर दिया, पीक करंट पूछ रहा है। एग्जांपल नंबर 7.4 देख लो एक बार। 15 पिको फैराड का कैपेसिटर है, तुमसे 10 पिको फैराड दिया है। 220 वोल्ट की सप्लाई है, 50 हर्ट्ज का सोर्स है, यहाँ पे 210 वोल्ट की सप्लाई दिया है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, करंट, आरएमएस और पीक, तुमसे बस पीक पूछा है। यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी पूछा है, करंट आरएमएस में भी पूछा है, पीक में भी पूछा है, फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया गया तो क्या होगा ये भी पूछा गया है। देख लो 7.4 कितनी कुछ पूछा है, एक छोटा सा तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है। 7.3 कैपेसिटेंस को अगर रिड्यूस किया गया तो क्या क्या फर्क पड़ेगा, वही सेम कंसेप्ट लगा दोगे तभी सॉल्व हो जाएगा। 47 बार यंग मेटालिक बार ऑफ यंग मॉडुलस इतना है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इतना है, एरिया इतना है, तो एक्सपेंशन ऑफ बेंडिंग है, तो कंप्रेसिव फोर्स पूछ रहा है। कंप्रेसिव फोर्स पूछ रहा है ना, तो 10.9 वाले क्वेश्चन देख लो। ब्रास है, लेंथ है 1.8 मीटर, टेम्परेचर भी दिया है, यहाँ पे 0 से 100, यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस है। कह रहा है अगर वायर को कूल किएगा -39, मतलब कि 27 से -39 पे कहा गया। यहाँ पे 0 से 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जा रहा है, यहाँ पे कूल किया जा रहा है, तो टेंशन कितना डेवलप होगा वही पूछ रहा है। द डेवलपिंग फोर्स कितना होगा, वही टेंशन फोर्स यहाँ पे पूछ रहा है, वही सेम चीज़ यहाँ पूछ रहा है। यहाँ पे हीट कर दिया, यहाँ पे कोल्ड करके पूछ रहा है, ठीक है। 10.10 में भी वही सेम चीज़ है, कितना एक्सपेंड करेगा, कितना एरिया वगैरह देखो सब कुछ दिया हुआ है 10.10 में, ठीक। 48 आयरन बार ऑफ लेंथ m है, उसको बेंड करिए मिडिल से, जिसका दोनों बार मिलकर 60 डिग्री बना रहा है, तो बताओ आंसर क्या होगा। तो देख लो सेम क्वेश्चन है, बार मैग्नेट है, 60 डिग्री से उसको बेंड कर दिया गया। एग्जैक्ट क्वेश्चन है भाई, देखो 60 डिग्री से बेंड किया गया, 60 डिग्री से बेंड किया, एग्जैक्ट क्वेश्चन, सेम पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। 49 प्लेट और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड किया गया और पास मिला रहे हैं, तो देखो यहाँ पे अगर 2.9 क्वेश्चन खोलोगे तो कह रहा है कि अगर कैपेसिटर को हम लोगों ने मिका सी डाल दिया तो बताओ क्या क्या होगा जब वोल्टेज कनेक्टेड रहेगा, वोल्टेज डिस्कनेक्टेड रहेगा। 2.8 देखोगे तो कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 मिलीमीटर, कैपेसिटेंस बता दो और कैपेसिटर बता दो अगर 100 वोल्ट के सप्लाई से जुड़ा रहेगा तो चार्ज बता दो कितना होगा, ठीक है। 35 देखो
कह रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस बी वोल्ट से डिस्कनेक्ट, पहले चार्ज को डिस्कनेक्ट किया गया बैटरी से, फिर डिस्टेंस को इधर उधर किया गया, तो बताओ क्या होगा। ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। मतलब एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से देख रहे हो, एनसीईआरटी में 2-3 जगह पूछा गया, पीवाईक्यू में पूछा गया। 49 50 फोर्स दिया है AT स्क्वायर प्लस BT, ये तुम पीवाईक्यू जब खोलोगे तो एक्स इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर दिया हो, तुमसे क्या बोल रहा है डायमेंशनलेस से सारी चीज़ें तुमको दिया हुआ है। देखो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, सेम एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट पे 4 क्वेश्चन पूछा गया पीवाईक्यू में। ठीक है, आई होप कि तुमने वीडियो देख ली होगी और मैंने तुमको दिखा दिया कि कैसे मतलब पूरी की पूरी किताब जो है ना, पूरी की पूरी चीज़ें जो है ना एनसीईआरटी से ही पूछी जा रही हैं। आई होप कि इसके बाद तुम्हें कोई डाउट नहीं रह गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अभी इसके बाद केमिस्ट्री का भी दिखाता हूँ, बायो का भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। शेयर कहाँ करना होता है, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, तुम्हारे हॉस्टल में कुछ बच्चे हैं उनको शेयर कर दो। यही सारी चीज़ें कर तुम सपोर्ट कर सकते हो, और बाकी तुम किसी तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकते किसी को। ठीक है, तो जो लोग जेन्युइन मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, थोड़ा सा उनके लिए सपोर्ट किया करो। ठीक है, अच्छा लगता है, क्योंकि तुम सपोर्ट नहीं करते हो फिर बाद में इंसान को ये होता है कि चलो ठीक है सपोर्ट नहीं करें तो हम क्यों अपनी टाइम दें यार। जब तुम हमारे लिए इतनी टाइम नहीं दे सकते हो तो हम क्यों तुम्हें अपना टाइम दें। बस ये वाली जब भावना मन में आती है तो फिर लोग कहाँ जाते हैं, शॉर्टकट की तरफ। शॉर्टकट क्या होता है, 10 दिन में 600, 10 दिन में 700, 10 दिन में 800 नंबर कैसे लाएं, 15 दिन स्ट्रेटजी, 10 दिन स्ट्रेटजी। ऐसे मुंह बना के ऐसे बोलेंगे ये वीडियो आ गई, ये नोटिफिकेशन, कोई नोटिफिकेशन आती तो पहले ही मुंह बना के थंबनेल लगा देते हैं ऐसे करके कि आ गई वीडियो। तो अभी कल एक बच्चा पूछ रहा था भैया आपने बनाया नहीं कि नीट का फॉर्म आ गया। भाई मैं क्यों बनाऊँ यार, लाखों के मतलब भीड़ है यहाँ पे, मैं क्यों बनाऊँ बिना मतलब का। 10 लोग आ जाते हैं मुंह बाके कि ये वीडियो आ गई, थोड़ा सा नोटिफिकेशन, कोई भी एनटीए के साइड पे हलचल हुई तुरंत वीडियो डाल देंगे, तुरंत वीडियो डाल देंगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ देखो, सही चीज़ मैं बताया हूँ। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहना। बाकी कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना, कमेंट वाले सेक्शन में डाल देना। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और पेपर इस बार फिर से एनसीईआरटी से आएगा। ठीक है।